या नमस्कार एवरीवन। ईपीएस सिस्टम के हिंदी के चौथे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरु गुरुजनों को, श्री भगवान श्री गणेश को और आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा सहित आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आइए आज के सेशन में हम प्रवेश करें। नमस्कार तिवारी जी, उमंग अग्रवाल बोल। बहुत बहुत नमस्कार सर। I'm happy to see Umang Agarwal here. यस। He used to be सर, आई there. वाज आई वाज आल्सो यस्टरडे सर। Yeah, I was. Yeah, we had a discussion. You were also asking, सर, telling about आप that. समझ लो, अगर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो इफ देयर इज लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इट मींस उमंग अग्रवाल इज देयर। No, the question is only making the session active, sir. I always, that I love people asking questions. If people are not asking questions, I feel bad always. तिवारी जी इज मेकिंग द सेशन वेरी इजी एक्चुअली। Yeah, definitely, sir. उमंग जी, सर सबको अगर समझ आ जाए तो सर मसला मतलब जो है ना थोड़ा सा हल हो जाए, मैं ये समझता हूँ। असल में उनकी जो जिज्ञासा है वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर सर कंसंट्रेटेड है, बीटीआर। ठीक है सर, बीटीआर पहले होना चाहिए, लेकिन बीटीआर के लिए हम इस मामले में सक्षम होने चाहिए कि हम किसी भी घटना का जो ब्यौरा है हम उसे बता सके। यानी हम बर्थ दिए हुए जन्म समय के हिसाब से यदि हम शादी की घटना का उल्लेख कर सकते हैं तो हम वापस अगर जाएंगे तो उसी रास्ते से अगर हम वापस जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दिया गया समय सही है या गलत। क्योंकि हम अभी इस स्थिति में नहीं है कि हम घटना को प्रेडिक्ट कर सकें कौन सी दशा भुक्ति अंतरा जो है ना शादी देगा, तो हम बीटीआर कैसे कर पाएंगे। सही ये बात है। मेरा कहना था, ये मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी ये बात कहना चाहता हूं। हमारे पास जब किसी जातक की तीन चार घटनाएं हमारे पास हैं, इसे मैं दूसरे उदाहरण से भी दे दूं कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं। देखिए, डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसे मर्ज बताते हैं ना, साहब मुझे बुखार आ रहा 2 दिन से, मेरे पेट में दर्द है साहब 2 दिन से, मुझे यूरिन नहीं पास हो रहा साहब 3 दिन से। तो तब वो आपके बारे में कुछ सोचना चाहता है ना, वो ऐसे वेरी ही ट्रू। वेरी आपका ट्रू। फेस देख करके नहीं बोलेगा। वेरी ट्रू सर। ठीक है ना सर। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजर भी, कोई भी ज्योतिषी जब किसी आदमी की मदद करना चाहता है और जो मदद मांगने आया है आपके पास, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो आपको सपोर्ट करे इस बात के लिए, ताकि आप उसके बर्थ टाइम की एक्यूरेसी को महसूस कर सके। तो उसके लिए आपके पास उनके द्वारा बताई गई घटनाओं का होना जरूरी है। अभी जैसे सर ने कहा, एक बच्चा अभी पैदा ही हुआ है मान लिया, तो पैदा होने के साथ में भी घड़ी का डिफरेंस, कटिंग का डिफरेंस, और मतलब जो है ना जो वहां पर सपोर्ट होती है उनका डिफरेंस, तो 1-2 मिनट आगे पीछे वो हो सकता है। लेकिन जो पुराने केसेस हैं उनके पास तो घटनाएं हैं सर, Yeah, ये Tiwari ji, घटनाएं देख सकते हैं। sorry to interrupt, Tiwari ji. Not only the birth time will affect the cuspal position, right? If the latitude, longitude is also different, right? Because the people we are giving only the major city. If they are not giving the exact location, if you make one city, suppose Mumbai, if it is Mumbai, there the latitude, longitude will be different, right? If there, I mean West Mumbai or some other Mumbai nearby, no, any cuspal sublot which are on the border, when the latitude, longitude, especially latitude changes, that cuspal sublot automatically will change. करेक्ट Then सर। there is a difference between Ayanamsha also. There are many factors are affecting the cuspal position. So we यस। have to take all the, I mean, important elements, exact birth time, sorry, exact birthplace. We're able to take it, then adjust the birth time according to the event verification. Then only it will be correct. Otherwise, no. Just to imagine the people who are giving the prediction only based on the cuspal sublot or cuspal sub-sublot. Suppose they are taking the interlink. Sub-sublot and all, if you take few seconds or it will vary, it's the same software. For the different software, sub-sublot will change from software to software, right? यस 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 सर। So we can go in depth. Cuspal Lord, Cuspal Star Lord, Sublord, Sub-Sublord. Yes, we can go in depth, provided how we can say the authenticity of the Sub-Sublord without taking the CL, without taking the CST, without taking the CSL, then it's going to the Sub-Sublord is not correct. Similarly, without taking the CST, because Sublord CSL is a part of CST only, na? यस सर। Without taking that only CSL alone, if you take it, then that is not going to be correct all the time. CL, our Vedic, then our KP.
then you can go to the EPS. So all are important. Correct, sir. Correct. People are trying to learn everything in a easy manner, right or wrong. They want to give the predictions also in a easy manner, whether it is going to be correct or not. Right, sir. That is the problem. Yes, sorry, sir. You can take your time, sir, please. Right, sir. No problem, sir. Actually, matters subject should be able to understand, sir. And Yeah, because you can see deliver our to- old students are there, and Jay Maitriji and Umangji, okay, our BKAP, our fees also there. Only other students are our regular students only, but new students, they are also, I thought, okay, they'll be also joining. But maybe they're all watching the recordings. sir, but sir, I should say video. If video is capable to give the proper tuition, so there is no need to go to the school. Anyway, Yes, sir. yes. If Anyway. लाइब्रेरियन जो है ना मस्ट बी द मतलब जो है ना मोस्ट सर कहना चाहिए लिटरेट पर्सन सर, क्योंकि ही इन द इन बिटवीन द बुक, on the head is book, in right side is the book, left side is the book, in front of the book, back side is the book. He is the librarian, but he is simply a librarian, sir. Anyhow, Yes, sir. I am Anyway, sorry, sir, sir, please. for my strong words. No But problem, sir. कोई भी ज्ञान जो है ना सर, ज्ञान। तिवारी जी, आपको मैं एक बात बोलूंगा, जी सर, आप मानो या मत मानो, कहिए सर। आपकी सारी वीडियो सब लोग देखेंगे, और मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से। हाँ, ये बात सच है, ये लोग टाइम नहीं दे रहे, पर जो एक बार देखना शुरू करेगा वो लास्ट तक देखेगा, ये मैं आश्वासन दे रहा हूँ। दूसरी उमंग बात, जी, जो आपका कीमती समय है, उसके साथ साथ जो इतने मन से आप पढ़ा रहे हो ना, मैं तो उसे सैल्यूट कर रहा हूँ। उमंग जी, मैं आपको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, आपके भीतर बैठे परमात्मा सहित आपको, और आप वेरी ट्रू सबकी। सर, आप एग्रीड सब सर। उमंग जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। चलिए, आइए अब हम इससे थोड़ा बाहर हों और विषय के अंदर प्रवेश करें। आज हम अगर शुरुआत करें तो हमने मतलब जो है ना एक उन 249 सेंसिटिव पॉइंट्स के बीच में से हमने ग्रह को पढ़ा, भावों को पढ़ा, राशि को पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने नक्षत्र को पढ़ा, उपनक्षत्र को पढ़ा। फिर मैं कंक्लूड करूं कि कोई भी ग्रह जिस तरह से केवल भाव स्वामी और भाव में बैठा हुआ ग्रह का सिग्निफिकेशन जो है अपने आप में कंप्लीट नहीं है जब तक हम उसके भाव नक्षत्र को और उसके भाव उपनक्षत्र को शामिल नहीं करते। ठीक उसी तरह से दशा भुक्ति के लिए हमने कल पढ़ा था, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं। हमने उस ग्रह के साथ हमने उसके सपोर्ट प्लैनेट्स को पढ़ा। सपोर्ट प्लैनेट्स में कल हमने सपोर्ट और ऐड की थी, जो उसका नक्षत्र स्वामी है। तो ऐसी अवस्था में यानी 5 हमारे पास पहले थी। राशि स्वामी, युति में बैठा हुआ ग्रह, जिसके द्वारा दृष्ट है वो ग्रह, उसकी राशि में बैठे हुए ग्रह, और अप्रत्यक्ष युति, उसके साथ एक सपोर्ट हमने जोड़ी थी उसके नक्षत्र की। यदि ग्रह अपने नक्षत्र में जिस घटना के लिए ग्रह स्रोत है, यदि उसका नक्षत्र स्वामी उसको सपोर्ट करता है, और वो सपोर्ट करते के साथ ही यदि उसे सपोर्ट में भी बैठा हुआ, सपोज उसका राशि स्वामी है, सपोज उसको एस्पेक्ट कर रहा है, सपोज उसके कंजंक्शन में बैठा हुआ है, इनडायरेक्ट कंजंक्शन में बैठा हुआ है, तो उसकी सपोर्ट बढ़ जाती है। जैसे आपको ध्यान होगा, सूर्य कल जुपिटर की राशि में बैठा हुआ था और जुपिटर से दृष्ट था, तो ऐसी अवस्था में जुपिटर ने उसे 2 बार देखा। लेकिन मान लीजिए सन जुपिटर की राशि में है और जुपिटर के ही नक्षत्र में है, तो तब भी उसे उसे उसका डबल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो उसका नक्षत्र होने के साथ साथ उसके साथ सपोर्ट में भी बैठा हुआ है, तो भी बृहस्पति का, गुरु का सूर्य पर डबल प्रभाव होगा। इसलिए हमें नक्षत्र प्लैनेट जो है जिसमें वो ग्रह यात्रा कर रहा है, वो भी उसका एक सपोर्ट प्लैनेट है। तो हम कंक्लूसिवली अगर इसे बोलें तो किसी भी ग्रह के
सिग्निफिकेशन को तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक वो उसके भाव नक्षत्र और उसके भाव उपनक्षत्र को उसके साथ न जोड़ा जाए। किसी भी ग्रह के सभी सिग्निफिकेशंस को कंप्लीट तब तक नहीं माना जा सकता जब तक उसके सपोर्ट्स प्लैनेट का उस पर प्रभाव न आका जाए। किसी भी ग्रह के संपूर्ण भाव संबंध या उसकी संपूर्ण स्ट्रेंथ को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक हमें उस पहली स्थिति के साथ साथ उसके नक्षत्र उसके उपनक्षत्र को ना आका जाए। तो इस तरह से हम 5 लेवल पर 4 स्टेजेस में एक ग्रह को आंकते हैं, तब हमको जाकर किसी एक ग्रह की पूर्ण क्षमता का ज्ञान हो पाता है। कल हम डीबीए पर हमने एक बात की थी। डीबीए मेरा मतलब कहने का संक्षिप्त फॉर्म में दशा भुक्ति और अंतरा है। दशा भुक्ति अंतरा भी सोर्स, इफेक्ट और रिजल्ट है। दशा स्रोत है, भुक्ति प्रभाव है और अंतरा परिणाम है, रिजल्ट है। ऐसा हम कहते हैं, मानकर चलते हैं। क्योंकि दशा सोर्स है, सोर्स को अनुभव करता है भुक्ति, या भुक्ति के द्वारा सोर्स अनुभव करता है, और परिणाम है उसका अंतरा। जब हम दशा भुक्ति अंतरा का आकलन करने जाते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम पहले उसकी डेस्टिनी, जिस भी घटना के लिए हम जा रहे हैं, सपोज हम प्रोजनी के लिए जा रहे हैं तो 5वें भाव का आकलन, हम सपोज शादी के लिए जा रहे हैं 7वें भाव का आकलन, सपोज हम जॉब के लिए जा रहे हैं तो 6ठे और 10वें भाव का आकलन, सपोज हम बिजनेस के लिए अगर जा रहे हैं तो 7वें भाव का आकलन। यदि हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को महसूस करना चाहते हैं तो हम उसको दूसरे भाव का आकलन इसके लिए अनिवार्य है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब तक हम डेस्टिनी नहीं पढ़ें तब तक हम दशा भुक्ति पर अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि दशा रेस्ट्रिक्ट करती है उसे कितना मिलने वाला है, उसका भाग्य कितना है, और तो उसके अनुसार दशा भुक्ति अंतरा उसको देने वाला है। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां हैं कि दशा डेस्टिनी उसको अलाउ कर रही है, डेस्टिनी उसको अलाउ कर रही है, लेकिन दशा उसको अलाउ नहीं करती, क्योंकि इंटरलिंक कनेक्शन जो है ना वो अब अत्यावश्यक है। अगर दशा का भुक्ति से, भुक्ति का अंतरा से, और डेस्टिनी का भुक्ति दशा और अंतरा से संबंध अगर नहीं है तो इवेंट के घटने में संदेह बना रहेगा। इवेंट के घटने की संभावना ना के बराबर है, मैं सीधे शब्दों में अगर बोलूं। इसलिए हम जब डेस्टिनी पढ़ते हैं तो डेस्टिनी में हम उसके अनुकूल और प्रतिकूल भाव ग्रहों का आकलन करते हैं। तो जब भी कभी प्रतिकूल ग्रहों की दशा भुक्ति आएगी तो उस समय उसे प्रतिकूल अनुभव होगा, और जब भी अनुकूल दशा भुक्ति अनुकूल भावों की ग्रहों की दशा भुक्ति आएगी तो वो अनुकूल अनुभव करेगा। यही वजह है जब हम डेस्टिनी के अनुकूल भावों ग्रहों का आकलन करके जब हम उनका प्रयोग करते हैं या उनका रिलेशन देखते हैं दशा भुक्ति अंतरा के अंदर, तो वही दशा भुक्ति अंतरा जो है ना उसको शादी देने के लिए सक्षम हो पाता है। शादी एक ऐसा इवेंट है जो लाइफ में मतलब जो है ना लाइफ का मतलब जो है ना किन्हीं दो डिफरेंट व्यक्तियों के बीच का एक संबंध बनता है। तो ऐसी अवस्था में हमें उसके लिए भुक्ति सक्षम चाहिए। दश जो हमारा जॉब से रिलेटेड मतलब हमारा मसला है, उसके लिए हमारी दशा भुक्ति सॉरी डेस्टिनी जो है वो थोड़ी कमजोर भी हो तो चलेगी, क्योंकि वो रेगुलर इवेंट है। लेकिन शादी रेगुलर इवेंट नहीं है, ये एक्सेप्शनल इवेंट है और लाइफ में 1-2 बार होने वाला इवेंट है। तो ऐसी अवस्था में उसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए यानी विवाह को कराने के लिए भुक्ति का सशक्त होना अनिवार्य है। ये बात हमने कल, यहाँ तक हमने कल पढ़ी थी। आज हम एक नया और चार्ट लेकर चलते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि थोड़ा सा आप अपनी तरफ से एक बार प्रयास करें उससे 2 मिनट पढ़ने का। पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ लगता है तो उसे बताने का या बोलने का, कहने का, उस पर जो भी कुछ कहना चाहें। नहीं तो फिर मैं आपको मतलब मैं तो उस चार्ट को पढ़ने की कोशिश अवश्य करूंगा ही। तो मैं आपके लिए चार्ट को शेयर करने का प्रयास करता हूँ। आप चार्ट देख पा रहे होंगे।
आप देख पा रहे हैं? यस सर। ये जातक 1 अप्रैल 1989, समय 1:16 सेलम का जातक है, नेटिव है, कैंसर लगन है, 7वां भाव कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में पड़ता है। अगर हम, चूंकि हम विवाह के ही घटना को मतलब इसे पढ़ने की ओर अग्रसर हैं, तो हम इसे पहले चार्ट का इन जनरल आकलन करते हैं। जनरल आकलन करने में नियमानुसार जो गुरुजी कहते हैं वो कहते हैं पहले लगन और मून, इन दोनों का आकलन किया जाना चाहिए। लगन कितना सक्षम है, लगन कितनी पावर रखता है, या लगन कितना कुछ फेस कर सकता है। चंद्रमा इसलिए कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, और वो कमजोर मस्तिष्क का व्यक्ति तो नहीं है। और फिर उसके बाद हमें घटना का आकलन करना चाहिए। मैंने दोनों तीनों दिनों में केवल घटना के लिए ही कहा, मैंने लगन का आकलन नहीं किया जानबूझकर, इसलिए कि मैं एकदम से सारा बर्डन आपके ऊपर नहीं डालना चाहता था। तो यहाँ पर अगर आप लगन देखें तो लगन कर्क लगन है, जिसका स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है वो 7वें भाव में बैठा है। 7वें भाव में बैठा है, शनि की राशि में बैठा है। ये शनि 7वें 8वें भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठा है। तो ऐसी अवस्था में लगन 6ठे 8वें और 7वें भाव से कनेक्टेड हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि राहु और मून दोनों शनि की राशि में है। तो राहु और मून अप्रत्यक्ष युति कर रहे हैं। जो आपको मैंने कल बताया था कि केतु और मरकरी जो शनि की 2 राशियों में अलग अलग में बैठे हुए थे, तो उनकी युति थी। आज उसका दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है। मून और राहु दोनों एक शनि की राशि में होने के कारण अप्रत्यक्ष युति कर रहे हैं। दूसरा, इसमें बृहस्पति तारस राशि में है, वृष राशि में है, और वीनस जो है ना मीन राशि में है। तो जुपिटर और वीनस यानी गुरु और शुक्र जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उस स्थिति में मुझे कहना चाहिए कि वे अपने सारे सिग्निफिकेशंस को एक दूसरे के साथ शामिल करते हैं। तो इसके साथ साथ अब मैं फिर वापस मून पर आ जाऊं। मून जो है ना 7वें भाव में बैठा है, तो अनफेवरेबल नहीं है, सपोर्टिव है। लेकिन मून शनि की राशि में बैठा है, जो 7 और 8वें भाव का स्वामी होकर 6ठे में बैठा है। तो 6ठा और 8वां भाव लगन के लिए अनुकूल भाव नहीं है, कह सकते हैं, चूंकि अभी तक इसमें 11 का समावेश नहीं है। दूसरी बात, मून को कोई भी ग्रह 7 8 9, हाँ यस, मून को बृहस्पति देख रहा है। बृहस्पति 9वीं दृष्टि से देख रहा है, तो मून पर बृहस्पति का भी प्रभाव है। बृहस्पति 6ठे और 9वें भाव का स्वामी होकर 11वें में बैठा है। तो ऐसी अवस्था में मून को 11वें भाव का जो सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके 6 और 8 का जो सपोर्ट है उसमें थोड़ी सी कमी आ रही। तीसरी बात, शनि को मंगल देख रहा है, जिसकी राशि में मून बैठा हुआ है। मंगल 5वें और 10वें भाव का स्वामी होकर 11वें में बैठा है। तो 5वां और 11वां भाव मून के लिए फेवरेबल भाव है, लगन के लिए फेवरेबल भाव है। इसी तरह से अगर हम देखें तो इस प्रकार कुल मिलाकर के देखें कि चंद्रमा के पास अनुकूल और प्रतिकूल दोनों भावों का सहयोग है। अब जब हम इसकी पूर्ण क्षमता जानना चाहेंगे, तो उस समय हमें मून किस के जो नक्षत्र हैं और उपनक्षत्र हैं, उन सब का वो 7 स्टेप पर जब आकलन करेंगे तो मून की पूर्ण स्ट्रेंथ सामने आ जाएगी। तो यहाँ एक बात ये जरूर हो गई है कि मून न केवल लगन है, बल्कि मून अपने आप में माइंड का भी इंडिकेटर है। आइए अब हम अपने घटना की ओर चलें। तो हमारा 7वां भाव शनि की राशि में, मकर राशि में, सूर्य के नक्षत्र में और शनि के उपनक्षत्र में है। तो अभी अभी चर्चा थी, जो बीटीआर की जो चर्चा हमारी चल रही थी, अगर आप देखें तो सैटर्न, ये आप देखिए सैटर्न उपनक्षत्र है और सब लोड भी सैटर्न है।
इसका अर्थ ये है कि यदि अगर हम इसे 1 मिनट या 2 मिनट अगर हम इसे घटा देंगे तो सैटर्न उपनक्षत्र नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो केतु मार्स राहु सैटर्न वीनस, सैटर्न सैटर्न मरकरी केतु, मरकरी केतु, मरकरी से केतु तक 2 ही मतलब जो है ना चला है। तो चूंकि मार्स जो है ना इसकी स्टार लोड है, तो ऐसी अवस्था में अगर 1 मिनट घटेगा तो मरकरी भी जो है ना सब लोड नहीं रहेगा। तो हमें बीटीआर, जब हम बीटीआर की बात करते हैं तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अब यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ तो आपको थोड़ी सी बात ये भी क्लियर करूंगा कि जैसे सैटर्न अब इसका उपनक्षत्र है, हम सैटर्न के उपनक्षत्र के आधार पर इसकी मैरिज की जो घटना है उसका आकलन करने जा रहे हैं। यदि हमें उसकी घटना और उसका मालूम पड़े और यही अगर चार्ट हमारे पास है, ये इसी कंडीशन में चार्ट हमारे पास है, तो उसका रिवर्स कैलकुलेशन बीटीआर। मैं समझता हूं आपको ये बात समझ आई होगी जो सर ने बोली थी। ये केवल एक मैरिज की घटना से नहीं, इसमें अगर हमें 2-3 घटनाएं मिल जाएंगी तो हम इस बर्थ टाइम 1/16 को जस्टिफाई करें, वेरीफाई कर सकते, जस्टिफाई नहीं बल्कि वेरीफाई करें कि वेदर ये सही है या गलत है, ये तभी संभव है। अब हम वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। तो चूंकि 7वें भाव का स्वामी सैटर्न और उपनक्षत्र सैटर्न है, तो सूर्य शनि जो है अपने आप में भाव स्वामी और भाव उपनक्षत्र होने के नाते अपने आप में सामर्थ्य रखता है। सब स्टार लॉर्ड जो है ना सन है, तो सैटर्न 7वें और 8वें भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठा है। अब सैटर्न को चंद्रमा की सपोर्ट है, सैटर्न को बृहस्पति की सपोर्ट है, सैटर्न को मंगल की सपोर्ट है, सैटर्न को इनडायरेक्टली सन की सपोर्ट है। मैं आपको पॉपअप खोल दूं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि पॉपअप में हमें वो सारी चीजें, जैसे सैटर्न हमारा है, सैटर्न के साइन में राहु बैठा हुआ है, इसलिए सेकंड प्लैनेट जो है ना राहु है। सैटर्न जुपिटर के साइन में है, इसलिए जुपिटर सपोर्ट में है। जुपिटर और वीनस चूंकि साइन एक्सचेंज में है, इसलिए जो जब जुपिटर आएगा तो वेनस भी स्वाभाविक आएगा। तो शुक्र इसलिए है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो शुक्र का शनि से इसके अलावा कोई संबंध नहीं है। शनि इसको देख नहीं रहा, इसकी राशि में नहीं है। लेकिन शुक्र क्यों आया? शुक्र इसलिए आया कि चूंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों, गुरु और शुक्र दोनों राशि परिवर्तन में है, तो यदि शुक्र आएगा तो गुरु आएगा और गुरु आएगा तो शुक्र आएगा। तो चूंकि शनि शुक्र की राशि में है, इसलिए गुरु की राशि में है, इसलिए शुक्र भी साथ में आएगा। चंद्रमा सूर्य की राशि में है, राहु सूर्य की राशि में है, मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स दृष्टि डाल रहा है सैटर्न के ऊपर, और राहु तो उसके स्वाभाविक उसकी राशि में है। तो इस तरह से शनि को जुपिटर, वीनस, मून, मार्स और राहु सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनके जो भाव सिग्निफिकेशन है उसका प्रभाव शनि के ऊपर रहेगा। आइए अब हम नियमानुसार डेस्टिनी का आकलन करें। इसमें हम 2 तरह से चल सकते हैं। पहले तो हम इस तरह से चल सकते हैं कि हम अब इस लेवल पर की प्लैनेट का सिलेक्शन करें, कौन से फेवरेबल हैं, कौन से अनफेवरेबल हैं सेल्फ सिग्निफिकेशन में, और उसके बाद वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं तो उस काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम सीधे शनि की जो है ना भाव के उस पर चले जाएं, आई मीन यहाँ पर हम आ जाएं और हम साथ में नेटल चार्ट खोल लें ताकि हमको ये पता रहे कि किसके साथ किसका संबंध है, तो भी हम इसका आकलन कर सकते हैं डेस्टिनी का। तो अभी तक मैं आपको पहले की प्लैनेट पे ले जाता था, अब मैं आज आपको पहले सीधे सैटर्न जो हमारा भाग्य निर्धारक है, अथॉरिटी है जो 7th हाउस की, आपको उस पर लेकर चलते हैं। तो सैटर्न जो है 7वें भाव का स्वामी है, 8वें भाव का स्वामी है और 6ठे भाव में बैठा है। तो ये 8वें भाव को सपोर्ट कर रहा है, न कि 7वें भाव को। उसके बाद 5वें भाव का नक्षत्र है, तो 6ठे और 8वें भाव को 5वां भाव सपोर्ट नहीं करता। ये 5 और 7 और 11 का उपनक्षत्र है, तो 5वें भाव को सपोर्ट करता है, न कि 8 और 6 को। तो अगर देखिए 7वें भाव को 5वां, 5, 7, 11 भाव सपोर्ट कर रहा है, तो ये मिक्स प्लैनेट है। हम इसे मिक्स प्लैनेट बोलेंगे, लेकिन इसकी फेवरेबल क्षमता अधिक है, क्योंकि फेवरेबल हाउस ग्रुपिंग इज मोर। मैं समझता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। यहाँ पर सेकंड प्लैनेट राहु है,
हम राहु को अगर लें तो 8वें भाव में बैठा हुआ है और ये 1 और 3 का उपनक्षत्र है। तो चूंकि उपनक्षत्र जो है ना अनफेवरेबल नहीं है, 8 को सपोर्ट नहीं करता है, तो मिक्स होने के बावजूद भी इसकी फेवरेबल स्ट्रेंथ ज्यादा है। शनि शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र 4 और 11 भाव का स्वामी होकर 9 में बैठा है, तो यहाँ 11वां भाव 9वें भाव को सपोर्ट कर रहा है या 9वां भाव 11वें भाव को सपोर्ट कर रहा है, जो शादी के लिए फेवरेबल हाउस है। उसके बाद ये किसी भी भाव का उपनक्षत्र नहीं है, किसी भी भाव का नक्षत्र नहीं है, लेकिन ये 10 और 12 भाव का उपनक्षत्र है। तो अगर हम आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ 6 और 8 का कोई संबंध नहीं है, 10 और 12। अगर आप वीनस को जनरल कंडीशन के हिसाब से देखें तो चौथा भाव, 11वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव, ये इसके व्यवसाय से संबंधित ग्रह है। ये शादी से कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि हमें शादी की घटना है, तो ये 11 और 9 भाव जो है ना 7, 5, 7, 11 को सपोर्ट कर रहे हैं। 10 और 12 भाव जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं। चूंकि छठा और 8वां भाव नहीं है, तो 4 और 10 भाव जो है ये लैक ऑफ अफेक्शन की बात करता है, लेकिन इससे ज्यादा उसको नुकसान नहीं करता। वीनस जो है ना मरकरी के नक्षत्र में है, मरकरी जो है ना 3 और 12 का स्वामी होकर 9 में बैठा है, तो 3 और 9 का आपस में सपोर्ट है 12वें, लेकिन नक्षत्र स्वामी नहीं है, उप नक्षत्र है 8वें भाव का। तो चूंकि उप नक्षत्र 8वें भाव का है, ये 6, 8, 12 का 4, 8, 12 का मतलब ग्रुप का है, लेकिन अपने आप में 8वां भाव, अकेला 8वां भाव शादी के लिए अनफेवरेबल नहीं है, क्योंकि ये 7वें का दूसरा भाव है। तो इसलिए ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। आई मीन मेरा जो कहना का आशय है 3, 12, 9, 8, तो 3 और 9 फेवरेबल हैं, 12 और 8 अनफेवरेबल हैं। तो इस तरह से 3 और 9 यदि इसको फेवरेबल सपोर्ट मिल जाएगी तो ये फेवरेबल हो जाएगा, और अनफेवरेबल सपोर्ट मिलेगी तो अनफेवरेबल हो जाएगा। तो जब हम प्रभाव की बात करते हैं तो वीनस इन द स्टार ऑफ मरकरी, तो ये प्रभाव हुआ, और प्रभाव जो है ये नेगेटिव नहीं है। 11, 9, 3 और 9 भाव जो है वो 5, 7, 11 का समर्थन करते हैं। वहीं पर 4, 8, 12 भाव जो है वो थोड़ा उसमें ओब्स्टेकल हिंड्रेंस क्रिएट करता है, लेकिन उसको मना नहीं करता। नो 6 हाउस इज देयर, छठा भाव यहाँ पर मौजूद नहीं है। सब लोड जो है ना राहु है, राहु 8वें भाव का में बैठा हुआ है, लेकिन 1 और 3 का उपनक्षत्र है, और इसको शनि की सपोर्ट है। तो इस तरह से मतलब जो है ना 1, 3, 5, 7, 11 भाव का संबंध राहु को मिल जाता है, तो राहु भी अनुकूल ग्रह है। तो राहु अपने ही नक्षत्र में है, तो इस 1, 3 की जो आवर्ती है वो बढ़ जाती है, 8 की आवर्ती बढ़ जाती है, लेकिन 8वां अकेला भाव प्रतिकूल भाव नहीं है। जब तक ये 12 या 6 से कनेक्शन नहीं डालता है तब तक ये अकेला, चूंकि 8वां भाव 7वें भाव का दूसरा भाव है। तो अब इस तरह से अगर कहें तो स्रोत को प्रभाव जो है वो स्वीकार करता है, और प्रभाव को रिजल्ट स्वीकार करता है, तो शादी की परमिशन देता है। इसमें मुझे यहाँ पर आपको एक बात और कहना है, जब हम वीनस को और मरकरी को देख रहे हैं और इसमें अनफेवरेबल है, तो हम उसी स्थिति अनफेवरेबल आई मीन ये मिक्स प्लैनेट है, तो हमें ये भी एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या इसमें कोई किसी अच्छे ग्रह की यानी फेवरेबल ग्रह की कोई सपोर्ट है क्या। तो अगर आप देखेंगे तो वीनस को सूर्य की सपोर्ट है, और सूर्य जो है अपने आप में कंप्लीट फेवरेबल है। नो अनफेवरेबल हाउस इज देयर इन सन, सन में कोई भी प्रतिकूल भाव नहीं है। इस सन का प्रभाव वीनस को मिला है, तो 11 और 9 को जब ये 2, 9, 3, 7, 11 मिलता है तो ये अपने आप में सक्षम हो जाता है डेस्टिनी को सपोर्ट करने के लिए। मैं समझता हूं आपको डेस्टिनी की बात समझ में आई होगी। अब हमें इसमें ये देखना है कि डेस्टिनी के फेवरेबल सपोर्टिव प्लैनेट कौन से हैं जिसने डेस्टिनी को शादी करने की स्थिति में लाकर खड़ा किया है। तो पहली बात तो ऑब्वियसली शनि है, दूसरा प्लैनेट जो है ना राहु है, और तीसरा प्लैनेट इसमें सूर्य है। सूर्य ने वीनस को सक्षम किया, तब वीनस सक्षम है, वीनस को सूर्य की सपोर्ट है।
आपको यहाँ पर देखेंगे तो वीनस जो है ना, वीनस एंड सन आर कंजाइंड इन द जुपिटर साइन। मैं समझता हूं आपको इनका लिंक और इसके फेवरेबल प्लैनेट्स। अनफेवरेबल प्लैनेट जो है ना, दैट इज मरकरी मिक्स है। यदि इसके साथ कोई भी अनफेवरेबल प्लैनेट आ जाएगा तो उस स्थिति में ही अनफेवरेबल को सपोर्ट करेगा, फेवरेबल आ जाएगा तो फेवरेबल को सपोर्ट करेगा। हमें मिक्स प्लैनेट के लिए इस फार्मूले को दिमाग में रखना होगा, रखना चाहिए। तो जैसे उदाहरण के तौर पर वीनस है, वीनस को मतलब जो है ना सन ने सपोर्ट किया। सिमिलरली मरकरी है, मरकरी को सन ने सपोर्ट किया। क्योंकि सन में कोई अनफेवरेबल नहीं है तो उसने प्रतिकूल स्ट्रेंथ को घटा दिया है और अनुकूल स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया है। तो इस तरह से शनि, सन और राहु, ये तीन फेवरेबल प्लैनेट हैं इस डेस्टिनी के। इनका रोल दशा भुक्ति अंतरा में हमको ध्यान रखना होगा। मैं समझता हूं आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। यस आगे सर, चलते हैं जी, यस सर, यस सर। आगे चलते हैं। अब नंबर आता है हमें दशा की सिलेक्शन करने का। हम दशा की जब सिलेक्शन करते हैं तो आप देखें कि राहु की दशा में, राहु की भुक्ति में ये जातक 16 साल का है। इसके बाद जो है ना जुपिटर की भुक्ति में ये जातक 20 साल का है। उसके बाद सैटर्न की भुक्ति में ये जातक शादी के योग्य हो पाता है। तो हम राहु में पहले तो हम राहु को चेक करें कि राहु एज ए दशा लॉर्ड शादी देने में सक्षम है या नहीं। तो राहु का अगर हम चेक करें तो राहु फेवरेबल प्लैनेट है, इसको सैटर्न का सपोर्ट है। राहु 3 बार आया हुआ है, तो चूंकि इसकी आवृत्ति 3 बार हुई है, 8वां भाव 3 बार इसमें आया है, तो कहीं ना कहीं थोड़े ओब्स्टेकल तो जरूर रहेंगे। लेकिन 1 3 1 3 3 बार आया है और सैटर्न की इसको सपोर्ट मिली है, तो ये एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल है प्रभाव तक। परिणाम जुपिटर है, जुपिटर सन के नक्षत्र में है। जुपिटर 6th भाव का स्वामी है, 9वें भाव का स्वामी है, 11वें में बैठा है, 1 और 9 में है। तो चूंकि 6th भाव का स्वामी है इसलिए इसमें कुछ थोड़ी सी वीकनेस है। लेकिन 9 11 1 9 जो है ये फेवरेबल भाव है, इसीलिए ये प्लस माइनस हमने कहा है। ये प्लस माइनस इसलिए बोला है कि चूंकि इसमें छठा भाव, सोर्स जो है वो छठा भाव है और 9th जो है तो वो सोर्स है, स्रोत है इसमें। तो छठा भाव होने के नाते इसमें थोड़ी सी वीकनेस है। लेकिन इस जुपिटर जो है ना सूर्य के नक्षत्र में है, जो कंप्लीटली फेवरेबल है और इसकी फेवरेबल स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर देता है। तो 6th हाउस की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से राहु अपने आप में शादी देने के लिए सक्षम है। राहु में राहु, सैटर्न और सन, आप देखिए जो हमारे फेवरेबल की प्लैनेट हैं डेस्टिनी के, तीनों इसके साथ अवेलेबल हैं। राहु है, सेकंड प्लैनेट सैटर्न है, सन जो है ना सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड ऑफ द सब लॉर्ड जो है ना यहाँ प्ले कर रहा है। और सन जुपिटर की राशि में है, इसलिए रूलर्स लिंक फॉर्म हो गया है जुपिटर और ये सन। गलत है, ये देखो। ठीक है ना सर, सन जुपिटर के साइन में है, आप देखिए सन जुपिटर के साइन में है और जुपिटर के सन जुपिटर का नक्षत्र है। तो ऐसी अवस्था में सन जुपिटर को सपोर्ट कर रहा है एज ए रूलर लिंक। तो इसका इम्पैक्ट इज मोर देन द सिंपली ए स्टार लॉर्ड। मैं आशा करता हूं आपको ये बात, अगर इसमें कहीं पर कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, नहीं। आगे चलें। यस सर। अच्छा, अब हम सैटर्न की दशा, सैटर्न की भुक्ति हमने पढ़ी। सैटर्न सपोर्टिव है, लेकिन सैटर्न के बाद हमें राहु मार्स तक आना होगा एक एक प्लैनेट को चेक करने के लिए। तो चूंकि सैटर्न सपोर्टिव है तो हम इसको रख लेते हैं, वेटिंग लिस्ट में रख लेते हैं। अगली भुक्ति आती है मरकरी की। मरकरी जो है ना 3 और 12 का ये प्लस माइनस है। सैटर्न प्राइमरी की प्लैनेट है, 7वें भाव का स्वामी है और 7वें भाव का उपनक्षत्र है। तो ये इसको सपोर्ट करता है। सैटर्न का मरकरी को सपोर्ट करता है सैटर्न। सैटर्न वीनस के नक्षत्र में है, वीनस को सन सपोर्ट करता है। आप पहले में यहाँ वीनस को देखेंगे तो उसको सन सपोर्ट करता है। तो ऐसी अवस्था में, और तीसरा जो है ना राहु है। तो आप देखिए सैटर्न, राहु और सन इन सपोर्ट, तीनों प्लैनेट इसमें हैं। तो मरकरी
को हम वेटिंग लिस्ट में हम रख सकते हैं। राहु की स्ट्रेंथ जो है ना, यहाँ पर देखिए राहु अपने नक्षत्र में है, तो ऐसी अवस्था में 8 जरूर आ रहा है, लेकिन चूंकि सब लोड है, नो प्रॉब्लम। तो 1 3 5 7 11, तो मरकरी जो है ना एक बेहतर ग्रह है, हम इसे वेटिंग लिस्ट में रख सकते हैं। मैं आपको वेटिंग लिस्ट में इसलिए रख रहा हूं ताकि जो है ना आप सबकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब स्टडी करें तो आप तब उनमें से छांटे कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रह पावरफुल ग्रह ही शादी देगा। मेरी बात ठीक है? तो मैं सर। आगे चलता हूँ। केतु, केतु मिक्स प्लैनेट है। अगर आप इसे गौर से देखें तो केतु जो है कार्मिक प्लैनेट है एक तरह से। 2 2 6 10 और 2 4, तो 6 10 अनफेवरेबल है, 6 10 4 6 10 4। तो ये जो है ना हम केतु को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यद्यपि सैटर्न, सैटर्न जो है ना सबलोड है इसका, लेकिन केतु को सैटर्न सपोर्ट नहीं करता। आप देख सकते हैं केतु को सैटर्न सपोर्ट नहीं करता। इंस्पाइट ऑफ जो सन है जी वो राशि लॉर्ड में है, तो वो हम उसकी जो फेवरेबिलिटी है सन की, जी वो मतलब उसके बावजूद भी केतु जो है थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा। जी सर। 2 6 2 4 मतलब जो है ना सर, दीज आर सर फॉर 7th हाउस मैटर जो है ना, व्हेन 6 2 and 6 इज कमिंग, तो दिस इज 8 and 12 फॉर द 7th हाउस, दैट इज राइट। ठीक ठीक है है, सर। ठीक है सर। इसलिए तो इसलिए केतु को हम सेलेक्ट नहीं करते, वेटिंग लिस्ट में नहीं डालेंगे। वीनस, वीनस इज 4 11 9 इन दिस 10 और 12 इन दिस स्टार ऑफ मरकरी, मरकरी 3 12 9 एंड 8। तो ये आप अगर देखें तो 10 12 और 8 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन गया है। सैटर्न 2A प्लैनेट है, लेकिन मरकरी फिर पुनः आ गया है। तो ऐसी अवस्था में हम वीनस को भी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। इसकी सोर्स जो है ना 4th हाउस है, जिसको सपोर्ट 10 and 12 कर रहा है। 12 और 8 जो है ना दोबारा प्राइमरी लेवल पर, दूसरे और तीसरे प्राइमरी लेवल पर मरकरी सेम प्लैनेट इज प्लेइंग, देयर इज नो सपोर्ट। Saturn is, however, Saturn is there, but source itself is weak. 11 or 9 is going to support, but possible subload is 10 and 12. For execution of marriage, for a strong planet, Venus cannot be the strong planet. ओके सर। Right, sir? यस सर। Similarly, Sun. Sun जो है ना एक फेवरेबल प्लैनेट है, लेकिन इन द स्टार ऑफ मरकरी एंड सब ऑफ मरकरी, प्राइमरी प्लैनेट जो है ना मरकरी है, हम इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ठीक सन है। को केतु की सपोर्ट है। 2 6 4 इसमें ऑलरेडी है, और 12 और 8 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। तो उस अवस्था में हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। राइट सर। यस सर। आगे चलिए मून। मून जो है ना ट्रिपल टाइम कमिंग 6th हाउस, 1 7 9 6 and 9 6 और 4 and 8। मार्स जो है ना इट इज स्टार लॉर्ड फॉर 4 8 and 12, तो 6 4 8 and 12 विल नॉट परमिट टू एग्जीक्यूट। राइट सर। ओके सर। नहीं सर, ओके ना कहिए सर। वेदर दिस लॉजिक इज एप्लीकेबल और नॉट, दिस इज यस द सर। 6th house is going, 6th is coming repeatedly, and thereafter 4 8 and 12 is supporting to the 6. That is why it is not capable to give the execute the marriage. मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, लेकिन मेरे फ्लो में गड़बड़ आ जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं, चूंकि 6 3 बार आया है, मून अपने ही नक्षत्र में है, तो चूंकि अपने नक्षत्र में होने के नाते, तो मून अपने नक्षत्र में है और स्वयं के ही नक्षत्र में होने के नाते, तो सोर्स एंड इफेक्ट, सोर्स एंड इफेक्ट जो है वो 6 के भाव से प्रभावित है, और 6 की बार बार आवृत्ति होने के नाते उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यहाँ पर जो है ना मार्स है, जो उसका सबलोड है, जो उसे सपोर्ट करना चाहिए, वो 10वें भाव का स्वामी है, 4 8 12 का नक्षत्र स्वामी है। तो ऐसी अवस्था में 10 4 8 12 6 को सपोर्ट करते हैं, लेकिन 9 को सपोर्ट करें या 7 को सपोर्ट करें, तो ऐसी अवस्था में मून में वीकनेस है, कमजोरी है, ये शादी देने के योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है एज ए भुक्ति लॉर्ड। आगे चलिए मार्स। मार्स जो है ना आप 5वें 10वें भाव का स्वामी होकर 11 में बैठा है, लेकिन 4 8 12 का नक्षत्र है। और मून जो है इसमें, मार्स मून के नक्षत्र में है, मून अपने नक्षत्र में है, तो यहाँ 6 की आवृत्ति फिर से आ गई है,
और मरकरी इसका सब लोड है। तो 12 और 8, तो यानी 4 8 12 6 6 8 की आवृत्ति इसको कमजोर बनाती है। ये मार्स भी भुक्ति के योग्य नहीं है, हम इसे यहीं पर भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो बचा वो मरकरी और सैटर्न बचा। ठीक है ना सर? यस सर। अब हमें मरकरी और सैटर्न में कंपेयर करना है कि मरकरी इज बेटर और सैटर्न इज बेटर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द मैरिज। मींस मरकरी भुक्ति पावरफुल है या सैटर्न भुक्ति पावरफुल है, इसका आकलन अब अनिवार्य है। ये मैं आज आपको अवसर देता हूं कि आप आपस में, मतलब आप में से कोई भी आदमी इस बात को अगर कह सकता है तो अच्छा लगेगा। चलिए खैर मैं बोलता हूं, मैं आपको उलझन में नहीं डालूंगा। सैटर्न और मरकरी, मरकरी के मुकाबले में सैटर्न एज ए स्रोत बेहतर प्लैनेट है। राइट सर? यस सर। सेकंड लेवल सैटर्न का वीनस है, वीनस 4 10 12 लिए हुए है, जबकि मरकरी का सेकंड लेवल सैटर्न इटसेल्फ है, प्लस माइनस होने के बावजूद भी उसकी फेवरेबल स्ट्रेंथ अधिक है। जी सर। तीसरा लेवल मरकरी है, वीनस मरकरी के स्टार में है लेकिन सैटर्न वीनस के स्टार में है। वीनस से मरकरी ज्यादा अनकंफर्टेबल है मुकाबले वीनस के। वीनस 11 और 9 का स्वामी होकर 4 10 12 है, इसमें आप देखिए 6 और 8 का समावेश नहीं है, जबकि मरकरी 8 और 12 का समावेश है। 8वें भाव का सबलोड है तो अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर ये 10 12 को इंक्रीज कर रहा है, 8 उसके साथ ज्वाइंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 5 7 11 और 1 3 है, तो यहाँ पर 10 12 जो है उसको कम तो कर सकता है लेकिन 5 7 11 को नकार नहीं सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो सेकंड लेवल यानी इफेक्ट जो है सैटर्न के मुकाबले में मरकरी का इफेक्ट ज्यादा सक्षम है। राइट सर? यस सर। राहु सब लोड दोनों का है, तो राहु दोनों में सपोर्ट करता है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि सोर्स के मुकाबले में इफेक्ट जो है ना पावरफुल होना चाहिए, तो मरकरी इज बेटर देन सैटर्न। सैटर्न। राइट सर? यस सर। यस सर। तो जातक की शादी राहु की दशा में मरकरी की भुक्ति में सैटर्न के अंतरा में हुई 12 मार्च 2015 को। मैं आपको दशा का आकलन करवा देता हूं सर। राहु की दशा में मरकरी की भुक्ति में सैटर्न के अंतरा में शादी हुई है 12 मार्च 2015 को। 12 मार्च 2015 मीन्स सैटर्न सैटर्न। आज मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपको चार्ट भी दिखाऊं। यहां पर मुझे आगे जाने से पहले, हाँ यस, मुझे एक बात और आपको कहनी है कि यदि आप केपी सिग्निफिकेटर से अगर आप राहु का, मरकरी का और सैटर्न का अगर आकलन करें तो आप क्या पाएंगे, मैं ये भी आपको दिखाता हूं। केपी सिग्निफिकेटर, ये केपी सिग्निफिकेटर है। आप देखिए राहु की दशा है, राहु 8वें भाव का सिग्निफिकेटर है एज पर केपी, जो स्वीकृत नहीं है। मरकरी की भुक्ति है, मरकरी 6ठे भाव का, 8वें भाव का और 12वें भाव का संबंध रखता है, जो शायद मिक्स है लेकिन स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव 7वें भाव के लिए न्यूनता पैदा करता है, प्लस माइनस। और अंतरा जो है ना सर सैटर्न का है, सैटर्न जो है ना नाइन्थ है, नाइन्थ का, सिक्स का, फोर्थ का, 11th का, 8 का और 7 का सिग्निफिकेटर है। ये भी कंप्लीटली फेवरेबल नहीं है। 6 and 8 आर प्लेइंग देयर इन। राइट सर? लेकिन शादी राहु की दशा में, मरकरी की भुक्ति में और सैटर्न के अंतरा में हुई।
ये ये मैंने तिवारी जी फिर केपी वाले कैसे करते हैं प्रिडिक्शन फिर? अरे सर ये मुझे नहीं सर, मैंने आपको अपने हिस्ट्री में बोला था यस यस कि यस सर यस। मुझे जब इसमें संतुष्टि नहीं Tiwari हुई you can check, तो sorry, you check the Mars. Mars is 7, 11, 1, 5, and 10. Very good signification. यस सर, Moon also 7 and 1. गुड से सर। Yeah, but Mars did not favor for marriage. यस सर। Marriage happened in the Mercury book, the 697, 832, mixed one. But Mars only 7, 11, 1, 5, 10 is only, I mean, not a strong significator. But marriage did not happen. Normally, as per KP, we'll select Mars only. Correct, sir? Mars or Moon. Correct, no, sir? मैं समझता हूँ सर आपको ये कंपैरिजन सर अच्छा लगा होगा। मैं यस सर। यहाँ पर ये भी बात मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, हमारा किसी भी सिस्टम को निंदा करने का हमारा कोई सोच नहीं है। हम किसी भी सिस्टम की निंदा नहीं करते। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि यदि उसमें कुछ कमी है तो उस कमी को दूर कर लिया जाए। आप आशा करता हूँ आप हमारे भाव को समझ रहे होंगे, जो हमारी भावनाएं हैं। एक्चुअली वी डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनी सिस्टम व्हाट एवर इज बीइंग यूज्ड इन एस्ट्रोलॉजी, No, बट no, वी no. वांट टू Sorry, से Tiwari ji. Sorry, Tiwari ji. It is not criticizing. You यस सर, see, मैं दैट इज व्हाई आई KP, एम we सेइंग are सर। extending signification of KP. What is missing in KP, we are taking in EPS. वी If आर you फिलिंग द take, गैप सर। yeah, that's what when we are taking KP, we are taking only cuspal lordship and occupying house. We are not taking cuspal star lordship and cuspal sub lordship. So the fourfold significators as per KP, when we take only CL and OCC only, people are taking. So that is incomplete. So that will misguide. So we are extending, then we are finding the gap and we are filling with the houses. It is a KP is extended signification of our Vedic. EPS is extended signification of both Vedic and our KP. Without Vedic and KP, no EPS. Right, sir? It is not criticizing. We are indicating the comparison to understand. Correct, sir? Or Umang ji, am I correct, sir? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैं सर यही कहना चाह रहा था सर, एक्चुअल में मेरी भाषा मतलब जो है ना थोड़ा सा अलग हो सकती है बेशक। मैंने यही बोला कि सर हमारा निंदा करने का कोई मतलब जो है ना सोच नहीं है। हम केवल जो उसमें रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमें कल को एम्बेरेसिंग सिचुएशन का सामना न करना पड़े। अगर हम इन मतलब जो है ना अनकम्प्लीट भावों के साथ अगर हम कोई प्रेडिक्शन देते हैं तो हमसे गलती होने की संभावना बनी रहेगी सर। ये मुझे इतना सा ही कहना है, ये कोई निंदा या उसकी बात नहीं थी, मैंने इसलिए बोला सर। दूसरी बात सर, मैं मतलब जो है ना आप राहु का, मरकरी का और सैटर्न का संबंध होना चाहिए। ये आपस में मतलब जो है ना मैं इसको मतलब देखें तो राहु रिप्रेजेंटिंग सैटर्न, राहु इज इन सब स्टार लॉर्ड ऑफ द सब लॉर्ड इज द सन। तो राहु सैटर्न सन विच आर द फेवरेबल की प्लैनेट ऑफ द डेस्टिनी इज प्लेइंग इन राहु। मरकरी, मरकरी इज इन द साइन ऑफ जुपिटर, इट इज मरकरी इज कंजाइंड विद सन, मरकरी इज कंजाइंड विद सन। जस्ट a minute sir, this one, I mercury mean, is conjoined with sun, just right? scroll up, madam. In Saturn and Mercury, you showed Tiwari ji. जी, No, no, that Saturn table and Mercury table are not visible completely. I hope सॉरी so, सॉरी, right? You राइट can राइट। just use scroll up. My simple question, Tiwari ji, sorry to interrupt. No, no, show Saturn and Mercury. Mercury book the when the native got married. In what age he got married? 23 or 24? यस सर। 26 समथिंग। 26. Okay, but my question, just to scroll up little bit, Tiwari ji, please. Just please scroll up. The table is not visible completely. सर हियर ना सर, सर सैटर्न एंड मरकरी। Yeah, correct. See, यस he got married. Everybody kindly listen. He got married in Rahu, Mercury Bugdi, and Satanantra at age of 26.
So Mercury and Saturn both are favorable for marriage. So the marriage is given. But prior to that, Saturn Bugdi, Mercury Antra would have run at the age of say 23, 24, for example, right? Yes, sir. When Saturn, Mercury are capable of giving marriage, why did not happen during this marriage? But actually, they were all trying. It's a live case. They were trying to get married from the Saturn itself. But Saturn book the whole book did not favor for marriage. But same Saturn book the acting as the antra under the Mercury. Why Saturn could not give? If you see that Saturn, if you take CLOCC only, if you take CLOCC only, Saturn in the star of Venus, what is the signification? 11 and 4, 11 and 9. But if you take Mercury, star lord is Saturn, 7, 8 and 6. Sublord is 8. So if you take only this, star lord, Mercury star lord is 7, 8 and 6. 7th lord, 8th lord occupying 6th house. So this is actually up to this, it is not good. Star level is weak. Whereas for Saturn, star level is 4, 11 and 9. Sublord is the same for Mercury and Saturn. But Mercury only has given the marriage, but not the Saturn Bugdi. Why? 2, 7, 8, 6 star lord, but CST is 5 and CSL is 5, 7 and 11. But here it is 10 and 12 at the CSL. It is losing its, some obstacles are there. Correct, sir? That too, 7th Lord planet source. It is going 7th sublord planet in the star of a planet is going to face both favorable and unfavorable. With the destiny planet is having some weakness, it will not favor for the event during its own Bugdi. When the Bugdi is good, better than the destiny planet, the strong Bugdi, under the strong Bugdi, the same mantra, I mean, able to give it. Just imagine, Yarji, in under Yes, the sir. Mercury Bugdi, the last Antra Saturn, it was waiting for the Saturn Antra to come to execute it. Correct? Correct. So Correct, sir. only by comparative study and by level wise comparison and also considering the CST and CSL and all the conjunction aspect, then only we can find Mercury is better than Saturn, though Mercury star level 7, 8, 6 is present. Correct, sir? Sorry to take your time, नहीं Tiwarji, नहीं because this very very No, comparison no, is sir. No, most sir. No, sir. important. very good sir. Sir, This actually, comparison I feel is important, right? Yes sir, yes sir. Justification can be made, but why? Why not Saturn? Why only Mercury, Saturn? Why not Saturn, Mercury? That we should be able to understand. Because Saturn sublord also the same, Mercury sublord also the same. Yes sir, Correct, sir? yes sir, yes sir, yes sir. So that comparison is possible only if we study the extended signification and level-wise combined signification as per EPS. So good sir. Thank you, sir. So I don't know how many of the other students are able to follow. Yes, Tiwari. sir, I forgot what I want. No, actually, I don't want to interrupt. But No, when no, I no. feel that, Actually, sir, something, I forgot this point. I should say, sir, at the yeah, the time. comparison between two Bugdis, why not Saturn, why not Mercury, why not this combination? How come that you see in Moon Bugdi also, you see, as per EPS, sir, if you as per the fourfold significator 5, 10, 11, 1, 7, 1, 7, these are very good significations. But this is not indicating a supportive for marriage during its Bugdi. Why? Because we are ignoring this one, we are ignoring this one, this one, this one. This grouping is we are missing. And also important key planet of the Dasa Lord is Saturn and Rahu. That is not playing role in the primary first level or second level or third level. Because Rahu Saturn it is playing role 3 levels. So this is important key planet is not at all playing only at the
Star Lord of the Sublord, only Saturn Rahu is playing, but star level has got weakness. So role of Saturn is not there straight away in the Buddhi in the first level, that is planet or star lord of the star lord and sublord only in the last level. That is an additional point. So role of key planets of the dasa. Correct, sir. Actually speaking, sir, honestly speaking, when this person came to me, I mean, he consulted other astrologers also who are also following KP. They looked at Rahu 8th house, Saturn 786, Rahu 8th house, Saturn 786, Rahu 786. Sublord only has got some strength. Otherwise, all these are talking about 8, 7, and 6. Because three levels ruled by Saturn, Rahu in the star of Rahu itself, Sublord is having 6, 9, 11. They are all telling that they're all having some weakness, there will be delay, obstacles in the marriage, and marriage is it will take a lot of time because it is not good. They are saying Jupiter is good, so they are thinking of Jupiter is favorable because 911, star level is 29, and sub level is 11. And you can see this is good, no? If you take only seal and go 60, those 6 class. Correct, sir? Yes, sir. So, you see, justification we can do definitely. But when we give a prediction, if we follow the steps, like Tiwaraji said, that keep planet steady and finding the favorable and unfavorable key planets of the Dasa Lord and the destiny and the Buddhi Lord should have the key planets of the Dasa Lord, and also that level wise combined study is important. Correct, sir? Correct, sir. Correct. Yeah, Shivaji now has a class is in No problem, English. sir. No problem. Actually, sir, matters should be clear, sir. Subject, if it is Correct, sir. Because clear, you see, I could see only few, I mean, few students are there, they will understand Hindi also. Sorry, yes, English sir. also. That's what I was telling. Sorry Yes, to sir. Yes, sir. interrupt. It is good, sir. तो सर क्यों शनि और मरकरी के बीच का अंतर सर ने मतलब क्लियर किया, और वैसे भी जो है ना सर, मरकरी ने क्यों दी और शनि ने क्यों नहीं दी, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी, तो जो सर ने फिर से एक बार क्लियर की हमारे लिए। सर की प्लेनेट का मतलब जो है ना छांटना, यानी ये कहिए कि अनफेवरेबल और फेवरेबल की प्लेनेट का सिलेक्शन, उनका डेस्टिनी में उपयोग, फिर उनका दशा भुक्ति अंतरा में उपयोग अनिवार्य है। कई बार ऐसी परिस्थिति हो सकती है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ, मान लिया कोई प्लेनेट फ्री प्लेनेट है, तो फ्री प्लेनेट जो है ना, इट्स रोल इज लिमिटेड। तो ऐसी अवस्था में वो भले ही सपोर्ट न करे, वो भले ही एज ए रूलर प्ले न करे, उसकी सपोर्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जरूर मिलेगी। यही ईपीएस का मतलब जो है ना सर सिस्टम है, और ईपीएस का प्रिंसिपल है। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार दोबारा से इस बात को बोलूं कि हमने जब डेस्टिनी पढ़ी, तो सैटर्न इज द डेस्टिनी की प्लैनेट, सेवंथ लॉर्ड, सेवंथ सब लॉर्ड। तो सेवंथ सब लॉर्ड होने के नाते ये डेस्टिनी प्लैनेट है, तो इसका दशा भुक्ति अंतरा में कहीं न कहीं कोई न कोई उपयोग अवश्य होना चाहिए। यदि इसका रोल नहीं, इसका उपयोग नहीं, तो फिर हमें डेस्टिनी देखने का कोई औचित्य नहीं। ये बात मैंने पहले भी कही थी, दोबारा कल कही थी, और आज फिर मैं एक बार से इसे फिर से यहाँ पर मतलब जो है ना हमने प्रमाणित किया है कि आप अगर देखेंगे तो शनि जो है ना कई जगह पर मतलब जो है ना, शनि देखिए केतु में शनि वर्क कर रहा है एज ए रूलर, वीनस में एज ए रूलर है सैटर्न, सन में एज ए रूलर है सैटर्न, मतलब जो है ना मार्स में है रूलर सैटर्न। लेकिन मतलब जो है ना इसमें मरकरी में सैटर्न सेकंड लेवल पर है। सेकंड लेवल मीन्स प्रभाव में है। प्रभाव शक्तिशाली यदि है तो कमजोर स्रोत भी इवेंट को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होता है, बशर्ते उसे परिणाम का भी सपोर्ट मिल जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मरकरी और सैटर्न में केवल अंतर अगर है तो प्रभाव का है, और उनके व्यक्तिगत भाव सिग्निफिकेशंस का है। सैटर्न मरकरी दोनों मतलब जो है ना अगर देखें तो सैटर्न तुलना में बेहतर है बेमुकाबले मरकरी के, लेकिन प्रभाव शक्तिशाली होना चाहिए, न कि सोर्स।
यदि सोर्स अगर शक्तिशाली हो जाए और वो सपोर्ट नहीं करती है, तो प्रभाव वीक है, तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, फिर वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, मीन्स घटना को घटित नहीं कर सकती। यही सर ने बोला। सातवें, आठवें और छठे भाव का स्वामी होकर के मतलब जो है ना वो 5 और 5 7 11 का है, लेकिन वीनस इन द स्टार ऑफ मरकरी इज वीक देन द सैटर्न इन द स्टार ऑफ वीनस। तो दैट इज वाई मरकरी इवन जो है ना कमजोर है बेमुकाबले शनि के, लेकिन चूंकि प्रभाव सक्षम है, तो प्रभाव सक्षम होने के नाते उसने दिया। दूसरी बात, यहाँ पर एक रूल और भी आता है। दूसरा रूल ये है कि यदि प्राइमरी प्लैनेट अपने आप में स्रोत है, जैसे विवाह के मामले में शनि यहाँ पर 7वां भाव स्रोत है, तो 7वें भाव को अगर 7वां भाव स्रोत है और उसके प्रभाव में अनफेवरेबल हाउस हैं, तो ऐसी स्थिति में 7वें भाव पर प्रभाव ज्यादा होगा बेमुकाबले यदि वो 7वां भाव न होता, दूसरे फेवरेबल भाव होते। तो मरकरी को अगर देखें तो तीसरा और 9वां भाव 7वें भाव के सपोर्टिव भाव हैं, तो सपोर्टिव भाव होने के नाते ये प्रभाव इनका शक्तिशाली है। तो मरकरी भुक्ति शक्तिशाली हुई बेमुकाबले सैटर्न के, चूंकि सैटर्न 7वें भाव का स्वामी होकर के अनुभव कर रहा है इस 4 10 12 का और 8 का, इसके साथ इसलिए उसका जो अनफेवरेबल इम्पैक्ट है वो ज्यादा है, तो जो शनि को कमजोर करता है भुक्ति के नाते। मैं समझता हूँ ये बात मतलब जो है ना जो सर ने कही, मेरे शब्दों में शायद कुछ अरक फर्क रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ ये पूरी हो गई होगी। यस सर। अगर इसमें से आप कोई कुछ कहना चाहें तो बताएं। व्हाट यू आर सेइंग, मतलब आप बोल रहे हैं कि इफेक्ट इज मोर पावरफुल इन मरकरी। यस सर। जी 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 जी। यस सर। प्रभाव शक्तिशाली होना चाहिए हम्म किसी भी घटना को घटित करने के लिए। हम्म। स्रोत में कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि स्रोत में हमें हमेशा एक बात ये ध्यान रखनी होगी कि यदि स्रोत स्वयं में मतलब जो है ना अपने आप में, जैसे शनि है 7वां भाव है, ऐसे हम देखें तो छठा भाव है बृहस्पति छठे भाव का स्वामी है, लेकिन अगर इस छठे भाव के स्वामी में ये केतु के नक्षत्र में अगर रहा होता तो इसकी कमजोरी बढ़ जाती। हम्म। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अनफेवरेबल हाउस जो है वो खुद अपने आप में स्रोत है, और वो स्टार लॉर्ड जो है के सन के ये केतु के नक्षत्र में मतलब यात्रा कर रहा है, और केतु जो है ना वो 2 6 10 और 2 4 का नक्षत्र रूप नक्षत्र है, तो वो 6 को पूर्ण सपोर्ट करता है। ठीक है ना सर? यस सर। ये डिफरेंस है, ये इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि जिस भी हम प्राइमरी फेवरेबल और प्राइमरी अनफेवरेबल भाव अगर स्रोत है, तो वहां पर हमें सावधानी से मतलब जो है ना उसके प्रभाव को आकलन करना होगा। उस स्थिति में उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि 7वां भाव स्वयं, छठा भाव स्वयं उससे एक्सपीरियंस करने वाला है। राइट सर? यस सर। ठीक है सर। तो सर ये चार्ट में मुझे एक बात और कहनी थी। हाँ, मुझे एक बात ध्यान आ गई। हम जो बीटीआर की बात आप कर रहे थे, ये मतलब जो हमारे एक सज्जन कर रहे थे, मुझे यहाँ पर ये कहना है, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, हमें जब बीटीआर करना है तो घटना के लिए हमें हमें क्या बताया जाएगा? हमें ये बताया जाएगा कि साहब उस व्यक्ति की शादी 12 मार्च 2015 को हुई। तो जब हमें कोई ये बताता है कि 12 मार्च 2015 को शादी हुई, तो हम इस दिए हुए समय के अनुसार 12 मार्च 2015 को उसकी दशा भुक्ति और अंतरा देखेंगे। दशा भुक्ति अंतरा है तो राहु दशा है, मरकरी भुक्ति और सैटर्न अंतरा है। अब हम जब इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि शादी हुई, तो मरकरी जो है ये शक्तिशाली प्लैनेट होना चाहिए शादी का, विवाह की घटना को घटित करने के लिए। तो जब हम इसमें आ जाएंगे तो हम इनके की प्लैनेट इसमें से खोजेंगे। जब हम इसमें की प्लैनेट खोजेंगे तो हमको मिलेगा कि सैटर्न जो है इसका 7वां भाव होना चाहिए। सपोज अगर ये 1 मिनट कम हो, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, अगर सपोज ये 1 मिनट अगर कम हो जाएगा, तो ये सैटर्न की जगह जुपिटर आ जाएगा सर। ठीक है सर? अगर जुपिटर 7वां भाव का स्वामी है, तो उस स्थिति में मरकरी सक्षम नहीं हो सकता, जुपिटर सक्षम होता। राहु में जुपिटर है, मरकरी जुपिटर के साइन में है, जुपिटर से कनेक्टेड है। सैटर्न जुपिटर के साइन में है, लेकिन जुपिटर जो है ना 7वां भाव का स्वामी होने के नाते, लेकिन मरकरी का प्रभाव जो है ना चूंकि सैटर्न है जुपिटर नहीं, तो ऐसी अवस्था में मरकरी
सक्षम नहीं होता भुक्ति एज ए भुक्ति लोड, तो इसका मतलब समय में गड़बड़ है। तो हमें समय को ठीक करने के लिए, हमें समय का संशोधन करने के लिए, हमें भुक्ति को सक्षम करने के लिए सैटर्न को सक्षम करना होगा। तो सैटर्न को अगर हम सक्षम करते हैं, तो दूसरे शब्दों में कहूं, हमें सैटर्न को 7वें भाव का उपनक्षत्र बनाना होगा। उसके हिसाब से हमने समय को 1 मिनट बढ़ाया, तो वो शनि आ जाएगा। जब शनि आ जाएगा तो फिर ये आपका राहु की दशा में, मरकरी की भुक्ति में, सैटर्न के अंतरा में 15-3 मार्च को वेरीफाई कर देगा। दिस इज द BTR। मैं समझता हूं आपको, मतलब ये उस उदाहरण से ये बात समझ में आ गई होगी। हमारा जो कहना है वो यही कहना है बार बार, कि हम पहले घटना के दशा भुक्ति अंतरा को आकलन करना सीख लें, तब हम उसको रिवर्स जा सकते हैं। हम हाल वो भले ही पहले हो, लेकिन हमें पहले उनको घटना को घटाने वाले दशा भुक्ति अंतरा का अगर हमें सिलेक्शन करना आ जाएगा, तब हम उसका रिवर्स जो है ना प्रोसेस कर सकते हैं। धन्यवाद साहब। अब मुझे वापस आना होगा। 1 मिनट सर, स्टॉप शेयरिंग। सर मेरा जो है ना चार्ट तो सर पूरा हो गया सर आज, और अभी 1 घंटा हमारे पास है, आधा घंटा। सर आज वैसे भी थोड़ा सा वैसा है ना जी, जी उसका टाइम तो अगर हो सके तो देख लीजिएगा। दूसरे चार्ट के लिए? नहीं, आज वो है ना जी, क्या नाम है अच्छा अच्छा इसका? अच्छा। नहीं, अगर सबकी सहमति है तो हम सेशन को इस समय क्लोज कर सकते हैं सर, नो हाँ प्रॉब्लम। हाँ हाँ, क्योंकि आज वो भी है ना सर, थोड़ा सा। हाँ, नहीं त्योहार है सर, मैं समझ रहा हूँ। तो हाँ। सर मतलब जो है ना, मैं समझता हूँ अगर सबकी सहमति है तो हम सेशन को क्लोज कर सकते हैं सर। आज इधर त्योहार है ना सर, देयर इज ए फेस्टिवल सर हियर, तो Mm-hmm. वी मे क्लोज द सेशन सर एज Okay, sir. अर्ली पीपल आर इंटरेस्टेड सर। Definitely, sir. Definitely, sir. Thank you so much, sir. सर थैंक यू इसमें सर, थैंक यू एवरीवन सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर क्लोज द रिकॉर्डिंग सर, क्लोज द Yeah. रिकॉर्डिंग। Okay. Thank you, sir. Definitely.